हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू कटारी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है, ये क्लास लंबी होगी। इसमें हम जो पॉलिटी है, जो कि एमपीपीएससी प्री में यूनिट नंबर 6 में दी गई है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो पॉलिटी वाला पार्ट ये पूरा का पूरा आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इतना अगर आप अभी पढ़ लेते हो, इतना ये लेक्चर अगर आप ठीक से देख लेते हो, इसमें जो मैं बताता हूँ वो आप याद कर लेते हो, तो आप ये मान के चलो कि पॉलिटी के जो बहुत हद तक क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप कवर कर पाएंगे। आपको अब चूंकि समय कम है, 21 मई को पीटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप इसी पर फोकस करो। ठीक है, सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। सिलेबस में भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 दो अधिनियम दिए गए हैं। दो अधिनियम के साथ साथ मैं आपको 1773 से लेकर के और देश की आज़ादी तक के सारे अधिनियम पर फोकस करता हूं कि ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए। फिर संविधान सभा आ जाती है। संविधान सभा कितने सदस्य कहाँ से चुने गए, पुरुष महिला सदस्यों की संख्या, पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद की स्थिति, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, ये सारी बातें। और इसी संविधान सभा में हम क्या जोड़ लेंगे, प्रस्तावना जोड़ लेंगे। अंशुल पंवार, खुश रहिए, कैसे हैं आप? देन इसके बाद फिर हमने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था। इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी मैं आपको ये पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं कवर करा दूं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो 1935 के अधिनियम है, ये पुराने लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जो इसी की सीरीज है। संविधान सभा भी मिल जाएगा, मौलिक अधिकार मिल जाएगा। मैं यहाँ से आपको फिर से बता देता हूँ, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति, संसद, इनके बारे में ये पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स हैं, पीडीएफ आप ले सकते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जिस तरीके से आप चाहें। मैं ठीक हूँ अंशुल, तैयारी कैसी है? तैयार हो 21 मई के लिए तीर कमान कस के? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल सिर्फ एक ही आता है, 51A आता है। अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ मौलिक कर्तव्य जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्यों को जो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, है ना, यूएसएसआर से लिया गया। इसका विखंडन होने के बाद अब सिर्फ रूस बच गया। कब? अब कर रहे हैं, हाँ, अब कर डालो अच्छे से, है ना, ठीक है। और एक बार हो सके तो आखिर मिल लेना पेपर के बाद, तो देखते हैं मुख्य परीक्षा में आपकी क्या कमियां रह गई। मैं तो होपफुली पूरा उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। कौन से संशोधन द्वारा? संविधान में इसके लिए संशोधन जो किया गया था 42वां, इस 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले सिर्फ 10 इसमें कर्तव्य थे, ड्यूटीज थी, और एक 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया, उसके लिए अलग से संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देशक जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए लिखा मिलता है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी लिखा मिलता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी में लिखा है ए एंड बी दोनों, और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो ऐसी स्थिति में आप आंसर ए और बी पे जाएंगे, क्योंकि 42वें के द्वारा 10 जोड़े गए थे और 86वें के द्वारा 11वां भी जोड़ा गया है। ये 11 कर्तव्य। कोई भारतवासी अगर इन 11 कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये माना जाता है कि एक सभ्य नागरिक होने के नाते उसे इन सब का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब देखें एक सरसरी तौर पर कि नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज आदि इन सब का जो है पालन करे। ठीक है। अब मान लो एक तरफ लिखा जा रहा है कि कर्तव्य का पालन करने पर कोई वैधानिक कार्यवाही, कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन यदि आप राष्ट्रध्वज का अपमान कर देते हैं तब हो सकती है, क्योंकि उसके लिए अलग से राष्ट्रध्वज संहिता बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही की जाती है।
हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका निर्माण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष बढ़ने का सतत प्रयास करें, माता पिता या संरक्षक के द्वारा जैसे 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये कुछ एक जैसे हैं, लगभग समान हैं, उसी प्रकार के कर्तव्य एक तौर पर पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। कोई विशेष इसमें कोई एक कर्तव्य पूछा भी जा सकता है, जैसे पिछली बार भी पूछा गया था, और नहीं भी याद होते हैं तो हम सामान्य रूप से बता सकते हैं। अब आते हैं हम संघ की कार्यपालिका पर। भाग संविधान के 5 में इसकी बात की जाती है, आर्टिकल 52 से 51 तक आते हैं। इसमें संसद भी है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो संघ से संबंधित चीजें आ जाती हैं। 3 अंग होते हैं जो संविधान के बताए थे, एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो हम यहाँ विधायिका, ये कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, संघ की, इसमें सब आ जाएगा और इसी में हम विधायिका भी देख लेंगे, ठीक। और न्यायपालिका अलग से दी गई है। आजकल न्यायपालिका कुछ विशेष काम कर रही है। पहले न्यायपालिका को धारा 377 हटाने की जल्दी थी, जो कि गे और उससे समलैंगिक से संबंधित था। अभी कुछ बुद्धिजीवी, महाअति बुद्धिजीवी, इनका विवाह भी करवाना चाहते हैं, है ना। तो बड़े अजीब क्वेश्चन है। अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि किसी का जेंडर जो है ये जन्मजात नहीं होता है, चूंकि जैविक प्राणी है। तो अजीब सी स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ तो अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे, उसकी सुनवाई करने से 10 जजों ने डर की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था, डरे हुए जज। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को तुरंत मान लेंगे वो लोग। आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये क्या होगा, 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर हमें राष्ट्रपति लगाना है, प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते हैं ना। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है अवश्य, लेकिन जब कभी थ्योरेटिकली पूछा जाएगा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तब हम राष्ट्रपति ही लगाएंगे, और इसके लिए रेफरेंस है आर्टिकल नंबर 53। अब एक शक्ति का प्रमुख है तो उस शक्ति का प्रयोग स्वयं और अपने सबऑर्डिनेट अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति कैसे होगा, तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें कुछ ही लोग भाग लेते हैं। वो लोग कौन है, उन्हें हम निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। देश में जितने भी विधायक हैं सारे के सारे चुने हुए, वो सारे के सारे विधायक भाग लेंगे, चाहे वो राज्य के विधायक हों या केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, वे भी भाग ले सकते हैं चुनने में। राष्ट्रपति को हटाने में ये विधायकों का कोई भी इसमें रोल नहीं होता, और राष्ट्रपति को संसद के सभी सदस्य हटाते हैं। इसमें नॉमिनेटेड, मनोनीत भी आ जाते हैं। मनोनीत विधायक इस समय सिर्फ राज्यसभा में होते हैं, 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित। लोकसभा में अब मनोनीत विधायकों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया कि चुनते समय तो मनोनीत को नहीं रखा, लेकिन हटाते समय रखा। तो चुनते समय इसलिए नहीं रखा क्योंकि मनोनयन राष्ट्रपति ही करता है, और इसलिए पक्षपात हो सकता है, ये काम किया गया है। 55 में लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली का नाम क्या होगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक। अब वोट वैल्यू क्या होता है, ये सब प्री में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, राष्ट्रपति की जो लिस्ट है कि कौन इसमें राष्ट्रपति रह चुका है, कौन कार्यवाहक बना, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, 18वें नंबर पर आते हैं। 56 में यह भी लिखा है कि एक भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहेगा, जब वह अपना पद ग्रहण कर लेता है तब से लेके 5 साल तक रहता है, और उसके पहले अपनी इच्छा से रिजाइन कर सकता है।
और रिजाइन करने के अलावा उसे पद से हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, इम्पीचमेंट के द्वारा उसे उसके 5 साल के कार्यकाल के पहले हटा सकते हैं। महाभियोग किस आधार पर लाया जाता है, कभी इसका बेस पूछें तो आप लोग लिखेंगे संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में लाया जा सकता है सिर्फ, और कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होगा। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इसे नहीं लाया गया है। भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, चूंकि ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है, इसलिए इस पद को कभी भी रिक्त नहीं रखते हैं। तो नए राष्ट्रपति के चुनाव 5 साल से पहले करा लिए जाते हैं। आकस्मिक स्थिति जैसे मृत्यु हो गई हो या इस्तीफा दे दिया गया हो, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। सभी सुविधाएं, सभी शक्तियां, अधिकार उसे राष्ट्रपति के ही प्राप्त होंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करेगा तो वह उपराष्ट्रपति का काम नहीं करेगा। तो उपराष्ट्रपति का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का कार्य सिर्फ इतना होता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना, पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति कर लेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है या उसने भी रिजाइन कर दिया है, ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, यहाँ हम नाम देख रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था लंबी चौड़ी यहाँ पर की गई है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पद के चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। तो कोई भी कार्यवाहक पद पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 57 में ये बताया जाता है कि भारत में एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, बशर्ते चुनाव जीते। लेकिन अमेरिका में कार्यकाल फिक्स है कि 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ 5 साल का है, उनके यहाँ 4 साल का कार्यकाल। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, योग्यताएं क्या होंगी? तो पहली है कि भारत का तो वो नागरिक कैसा भी हो, 5 प्रकार से जो नागरिकता मिलती है, तो उसमें से किसी भी प्रकार से भारत का नागरिक हो। और न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है कि 35 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ ये कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं अलग से निर्धारित की गई हैं, जैसे वहाँ एज 25 की गई है, इसकी एज 35 बता दी। किसी जैसे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तो क्यों चली गई? उनको कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ये लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह उसकी सदस्यता चली जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी पोस्ट जिसे पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, उससे रिजाइन करना पड़ेगा। अगर स्कूल का मास्टर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अपवाद हैं कि एक तो राष्ट्रपति अपने पद पर है और फिर से चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। कोई सांसद है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। कोई विधायक है या विधान परिषद का मेंबर है वो भी चुनाव लड़ सकता है। राज्यपाल भी अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो 59 में ये, अगर मान लेते हैं कि कोई सांसद, विधायक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है इस्तीफा दिए बिना और चुनाव जीत जाता है, तब ये माना जाएगा कि अब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उसकी सांसदी या विधायकी की पोस्ट खाली हो गई है। ठीक, फिर आता है कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान जिसे बोलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 60 में उसके शपथ का प्रारूप है, अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? आप इस बार एमपी या एमएलए का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लीजिए और प्लीज मुझे अपना सेक्रेटरी बना लेना, बहुत बढ़िया, ये सही काम है।
ना? हाँ क्या बोल रहे? वैकेंसी उसने अपने लिए फिक्स कर ली कि आप चुनाव लड़ लो, पैसा वैसा खर्च करो, मुझे सेक्रेटरी बना लेना, है ना? कितना सरल रास्ता खोज रखा है। तो ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मर गया है या अस्वस्थ है, काम कर नहीं सकता है, तो फिर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट कैसे लगेगा, वो सारा प्रोसेस है राष्ट्रपति पर लगाने के लिए। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है, आधार है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले उसको नोटिस देना होता है, उसकी सीमा दी गई है कि 14 दिन कम से कम पहले दिया जाए, 14 डेज प्रायोर। कौन नोटिस देगा? लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य देंगे, और कम से कम सदन के 25% सदस्य, यानी लोकसभा के देते हैं तो लोकसभा के 25 हों, राज्यसभा के हों तो वो। नोटिस मिलने के बाद फिर उसके खिलाफ जिस सदन ने नोटिस दिया है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, संपूर्ण सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, वहां जांच पड़ताल होगी, राष्ट्रपति को अवसर मिलेगा अपना पक्ष रखने का। उसके बाद दूसरा सदन भी अगर संपूर्ण सदस्य संख्या के 2/3 से पास कर देता है तो उसी समय से राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाता है। अभी तक किसी के ऊपर नहीं लगा है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि उसके नाम का प्रस्ताव करने वाले 50 प्रस्तावक और उसका समर्थन करने वाले 50 अनुमोदक होंगे। ये राष्ट्रपति के वोटर होंगे, यानी सांसद या विधायक होना चाहिए। 15,000 रुपए कॉशन मनी के रूप में जमा होते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति की शक्तियां हम जल्दी से देख लेंगे। कुछ सामान्य शक्तियां होती हैं, या इन्हें हम साधारण शक्तियों के रूप में डिवाइड करेंगे। दूसरी होती हैं आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, जो सिर्फ 3 दी गई हैं, 352, 56 और 360 के अंतर्गत। उन शक्तियों को जल्दी से एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं। पहली आती है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्तियां। चूंकि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है तो भारत सरकार के, संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आप देखते होंगे टेंडर या निविदा पेपर में विज्ञापन आते हैं, हाईवे बनाया जा रहा है, नेशनल हाईवे, तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ये जारी की जाती है, राज्य के राज्यपाल के नाम से। तो भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे अब कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति की ये ड्यूटी है कि वह प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। एक क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ बीएससी में पूछा, एमपी में तो नहीं आया है, कि भारत का प्रधानमंत्री होता है ईमानदार, महाचोर, बेईमान? नहीं, ऐसे ऑप्शन तो नहीं थे उसमें। उसमें ऑप्शन ये था कि भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, दूसरा था निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, तीसरा था चयनित सिलेक्टेड, और चौथा था मनोनीत। तो आप बताओ भारत का प्रधानमंत्री होता है इन चारों में से? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, निर्वाचित नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होते ही नहीं है। तो फिर चुनाव किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य के होते हैं। लोकसभा में जिस भी दल को या जिस भी दल के गठबंधन को बहुमत मिले, वो जिसे अपना नेता चुने, उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक। और प्रधानमंत्री फिर जिसे चाहेगा वो मंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ पद हैं जिन पर नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है। वास्तव में हमारी प्रणाली है संसदीय, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करना है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति हो, सीएजी हो, या चीफ इलेक्शन कमीशन, या फिर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य जज, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी लेटर जो अपॉइंटेड रहेगा उस पर सील और सिग्नेचर किसका होगा? राष्ट्रपति के। हम इस प्रक्रिया में अभी नहीं उलझेंगे कि सलाह तो ये देता है या वो देता है, ठीक है। लेटर किसके नाम से आया हुआ है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी यूपीएससी का अध्यक्ष, चेयरमैन, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सम्मिलित राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अन्य अनादि शक्तियां हैं, ये प्रमुख हैं। विधायी शक्तियां के रूप में, चूंकि राष्ट्रपति क्या है? विधायिका का अंग है।
विधायिका से मतलब ये हुआ, अगर हम संघ की विधायिका की बात करें तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा संसद। इसलिए संसद का मेंबर होने के नाते ये क्या करता है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत मतलब उसको कॉल करना, बुलाना, शुरुआत करना। संयुक्त मीटिंग जब भी होती है तो राष्ट्रपति बुलाएगा। ज्वाइंट मीटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है। किन किन मुद्दों पर हो सकती है या किन किन मुद्दों पर नहीं होती है, तो यहां आप याद रखना कि 108 जो है ये धन विधेयक पर नहीं हो सकती, महाभियोग पर नहीं हो सकती, संविधान संशोधन पर भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ होती है साधारण विधेयक की स्थिति में, ऑर्डिनरी बिल जब आता है तब। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। भंग करने का मतलब है नए चुनाव होंगे। सत्र जब हुआ, जैसे अभी बजट सत्र आपने देखा होगा, सिवाय हंगामे के कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बहस नहीं, कोई व्यवस्थित कार्य नहीं, बस उनको धरना प्रदर्शन करना था। तो उसके बाद वो भोजन अवकाश के लिए या 2 घंटे के लिए स्थगित कर सकते थे। संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, तो इसका मतलब उनकी सदस्यता नहीं गई। बजट सत्र समाप्त हो गया, इसका मतलब भी ये नहीं है कि उनकी सदस्यता नहीं गई। लेकिन डिसॉल्व करना, भंग करने का मतलब है नए चुनाव होंगे। तो भंग कर सकता है लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा होता है स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को, जब भी नया साल शुरू होगा, जैसे अभी 2023 शुरू हुआ था तो पहला सत्र, और जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसके पहले सत्र को संबोधित करता है। लोकसभा के चुनाव सामान्यतः 5 वर्ष में होते हैं, नई लोकसभा चुन के आएगी तो उसका पहला सत्र होगा तो राष्ट्रपति संबोधित करेगा, और हर साल नया सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति ये साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। कोई भी कानून बनेगा तो सदन से पास होना चाहिए, दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना काम होगा नहीं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति को विधेयक को पुनर्विचार करने का अधिकार है, वापस लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को, उसे वीटो पावर भी मिले है ना, तो वीटो पावर जो है वो भी हम अभी समझ लेंगे, चाहो तो यहीं पर देख लो। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर है। एक होता है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि जब उसके पास कोई विधेयक आया तो उस विधेयक को वो क्या कर सकता है, साइन करने से मना कर सकता है। ऐसा तब होता है जब निजी विधेयक आया हो, प्राइवेट विधेयक, प्राइवेट बिल। निजी विधेयक किसे कहते हैं, किसी भी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। किसी भी सांसद के द्वारा, मैं शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष का हो तो भी निजी विधेयक है, और यदि कोई मंत्री प्रस्तुत करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। तो निजी विधेयक पर वीटो कर सकता है, मतलब रिजेक्ट कर सकता है। और यदि ऐसा विधेयक है जिसमें मंत्रिपरिषद बहुमत खो चुकी है तो उसको भी वो मना कर सकता है। एक होता है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो ना, तो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति के पास ऐसा है कि जब उसके पास कोई विधेयक आता है तो साइन करने की कोई लिमिट नहीं है साधारण विधेयक की स्थिति में, कि कितने समय के अंदर उसे साइन करना चाहिए, तो वह उसको अपने पास रोक कर रख सकता है। तो एक तरीके से उसने अपनी जेब में डाल लिया और नहीं निकाल रहा है। ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा किया था। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो बिल था उस पर ना तो साइन किए ना वापस लौटाया। वापस जब लौटाया जाता है तो फिर दोबारा से अगर भेज दें तो फिर वो बाध्यकारी हो जाता है। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर वो साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है ना। तो दूसरा हो गया निजी पॉकेट वीटो, और एक होता है निलंबनकारी, सस्पेंसिव, जब वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है। ठीक, तो ये उसके विधेयक संबंधी वीटो पावर भी यहाँ पर हो जाते हैं। अगला आता है वित्तीय शक्तियों के मामले में भी राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हैं। वो कौन से अधिकार हैं तो वो भी जल्दी से देख लो। जैसे एक आर्टिकल नंबर है 280 में ये लिखा है कि संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर
और उसके फिर प्रत्येक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा, फाइनेंस कमीशन बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय जो राजस्व है उसका बंटवारा करता है, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। धन विधेयक जो होते हैं सदन में रखने से पूर्व यानी लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एक बात, राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है, उसमें आर्टिकल नंबर 112 में लिखा है संविधान में कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रस्तुत करवाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। एक तो मुझे इतने लोन वाले कॉल करते हैं, लोन ले लो, युगांडा, स्पाम ग्रुप। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, है ना, करेगा नहीं, करवाएगा। ये भी किसकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की अभिरक्षा में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है उसको समझ लो कि जो भारत सरकार की इनकम है और जो भी खर्च हैं वो सब किस में जमा होते हैं, संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस संचित निधि में पैसा जमा करना हो या पैसा विड्रॉल करना हो, दोनों ही स्थिति में संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब संसद की अनुमति के लिए संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा, ये चंगू मंगुओं को देश भर से इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग जगहों के जो सांसद है ना उनको समय लगेगा। उसमें कोई विफर जाए कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा अनुमति, मेरे यहाँ तो तुमने सीवर लाइन भी नहीं बिछाई है, दूसरा बोलता है कि तुमने हमारी चाची के नाम पे स्मारक नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में मान लो कोई आकस्मिक इमरजेंसी पड़ जाती है कि पैसे की आवश्यकता है, तब क्या करें। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि है ना, कंटिजेंसी फंड जो रहता है वो रखा जाता है, 500 करोड़ रुपए, तो वो खर्च कर सकता है, बाद में फिर उस संसद की अनुमति ले ली जाएगी। तो ऐसे करके कुछ वित्तीय शक्तियां हो जाती हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियों की भी बात करते हैं। हाँ, संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में है और आकस्मिक निधि 267 में है। ज्यूडिशियल पावर के रूप में राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्ति है आर्टिकल 72 की। चूंकि यह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, प्रमुख होने के नाते इसे कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वो भारत के किसी भी न्यायालय से किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा मिली हो तो उसे क्या कर सकता है, वो माफ कर सकता है, यानी क्षमादान की शक्तियां उसको मिली हैं। और ये जो क्षमादान है वो 5 प्रकार से राष्ट्रपति यूज करेगा, है ना। पहला आता है क्षमा करना। क्षमा करने का मतलब है कि न सिर्फ व्यक्ति की सजा माफ हो गई, बल्कि उसने अगर कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है, तो उस वो अपराध के दोष से भी मुक्त हो जाता है अगर क्षमा किया गया है तो। दूसरा है परिहार, जिसे रिमिशन बोलते हैं। इसमें दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर देते हैं, लेकिन सजा की नेचर को, उसकी पनिशमेंट के जो नेचर है उसमें चेंज नहीं करते हैं। कि मान लेते हैं किसी को 10 साल सश्रम कारावास हुआ है तो वो उसे घटाकर 2 साल कर सकता है ना, लेकिन सश्रम ही रहेगा। तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं विराम या रिस्पाइट। ये क्या होता है, तो यहां पर स्थिति ये बनती है कि किसी विशेष कारण से उस सजा को स्थगित कर देना। मान लो किसी महिला को सजा हुई थी तो वो प्रेग्नेंट है, तो ड्यू टू प्रेगनेंसी उसकी सजा को अगर रोक देता है तो इसे कहते हैं विराम। और फिर आता है कम्यूटेशन, यानी लघुकरण का मतलब है कि सजा को कम करेगा, उसकी प्रकृति को भी कठोर से सरल बना देगा। ठीक है, जैसे किसी को फांसी हो गई है तो उम्र कैद दे सकता है। और 5वां आता है प्रविलंबन या रिप्रीव, कि जब क्षमादान की याचिका या एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है और उस पेंडिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा रोक लेते हैं। तो सजा से मतलब ऐसा नहीं कि उसको जेल से फ्री कर देंगे,
फांसी दी जानी थी अगले सप्ताह और राष्ट्रपति ने कोई फैसला नहीं किया, तो तब तक फांसी नहीं देंगे बट कस्टडी में रखेंगे। तो ये 5 प्रकार से भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत समाधान की शक्तियों का उपयोग करता है। भारत का राज्यपाल भी करता है इन्हीं 5 प्रकार से, लेकिन वह राज्य की विधायिका के अंतर्गत जिसे सजा मिली हो उसको करता है और मृत्युदंड को वो छेड़ नहीं सकता है। वीटो पावर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे राष्ट्रपति के। तो 3 प्रकार के वीटो हैं, है ना, वो एब्सोल्यूट, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो के नाम से जाने जाते हैं ना, जेबी वीटो निलंबनकारी और निरपेक्ष वीटो के नाम से। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं अन्य शक्तियां। तो अन्य शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं, सुप्रीम कमांडर। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। इंटरनेशनल जो भी संधियां समझौते होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, है ना। अब आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यहां से उम्मीद करते हैं कि हाँ कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 आर्टिकल हैं, 352, 56 और 60, और उनके माइक्रोस्कोपिक प्रावधान, बस वो हमें देखना है। आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में आती हैं, आर्टिकल नंबर 352 से लेके 356 के बीच में आती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान का आर्टिकल नंबर है 352, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। ये 352 किस आधार पर उपयोग में लाया जाएगा, इसका ग्राउंड क्या है, जब युद्ध की स्थिति हो, एक बात। दूसरा, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं, यानी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। ये जो तीसरा शब्द है वास्तव में इसमें मूल रूप से पहले लिखा था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने देश में जबरदस्ती इमरजेंसी लगा दी थी 1977 में, 1975 में, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण। तो इनकी खुद की सदस्यता पर खतरा था, तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी और अपने विरोधियों को जेल में भेज दिया। तब इंदिरा गांधी के बाद में जो नई सरकार आई मोरारजी देसाई जी की, तो मोरारजी देसाई जी ने संविधान में संशोधन किया और उस संशोधन के द्वारा इस आंतरिक अशांति के प्रावधान को संशोधित करके क्या लिख दिया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। ठीक है, पहले मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली थी, इमरजेंसी घोषित कर दी थी, बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराए थे, लेकिन यही अब ये प्रोविजन किया गया है कि ये तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक मंत्रिमंडल की लिखित में सिफारिश प्राप्त न हो जाए। तो ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बड़ा निकाय है, इसमें सभी स्तर के मंत्री होते हैं और कैबिनेट में सिर्फ सीनियर रैंक के मिनिस्टर होते हैं। अब 352 के आधार पर कब तक हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, तो इसकी जब घोषणा होती है तो इस घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद की सहमति चाहिए, यानी संसद से इसका अप्रूवल मिलना कंपलसरी है। संसद अप्रूव कर देती है तो ये 6 महीने तक वैलिड हो जाती है, उस 1 महीने को मिलाकर। ठीक है, 6 महीने कंप्लीट हुए, फिर क्या करना है, तो फिर से इसे फिर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके, अच्छा एक बार में एक साथ नहीं लगा सकते, आपके 5 साल 10 साल के लिए लगा रहे हो, एक बार में 1 वर्ष से अधिक की घोषणा नहीं कर सकते, बट 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हो। अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है हमारे देश में, तो 3 बार। 1962 की स्थिति थी जब चीन के साथ युद्ध हो गया था, 1971 की स्थिति जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और ये इंदिरा जी की मेहरबानी थी आंतरिक अशांति के नाम पर, जब लोकतंत्र को उन्हें खतरा दिखाई दिया, जैसे अभी दिखाई देता है।
राहुल गांधी को। तो ये था 352 का प्रावधान। अब आते हैं हम 356 पर, दूसरी राष्ट्रपति की शक्ति। इसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। कहीं गवर्नर रूल लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो अलग है। गवर्नर रूल जो था जम्मू कश्मीर के संबंध में था, राष्ट्रपति शासन जो है ये पूरे देश में राज्यों के संबंध में। इसका वर्णन कहाँ है? 356 में है। ये किस आधार पर लगेगा? तो इसके लिए एकमात्र आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अब ये कौन तय करेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है? इसका कोई आधार नहीं है। राज्यपाल की रिपोर्ट आधार हो सकती है या अन्य कोई स्रोत भी आधार हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जैसे अभी दंगे हुए रामनवमी के दिन, बिहार में हुए, इसको भी आधार बना के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लगाया हुआ है। कांग्रेस की जब सरकारें थी तो हर राज्य में जहां पर भी गैर कांग्रेसी सरकार थी राष्ट्रपति शासन लगता था। अब इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। इसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो राष्ट्रपति शासन लगने की यह घोषणा 2 महीने के अंदर अंदर संसद से पारित होना चाहिए, तब यह 6 महीने तक वैलिड होगी। 6 महीने करके इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल। 3 साल से ज्यादा बढ़ाने की स्थिति तब बनती है जब निर्वाचन आयोग ये लिखित में दे दे कि चुनाव कराना संपन्न नहीं है या पहले से नेशनल इमरजेंसी वहां लगी हुई है। ठीक है ना? तो ये हो गया। इसका भरपूर दुरुपयोग किया। सबसे पहले से पंजाब में लगाया गया, सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगाया गया, मध्य प्रदेश में 3 बार लगाया गया है ये। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आता है 360। इसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 360 में इसका वर्णन है। ये किस आधार पर लगेगा? तो देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होने पर, यानी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके संबंध में क्राइसिस बने तब लगेगा। इसके चूंकि अभी तक लगाया नहीं गया है, लेकिन लगने की घोषणा 2 महीने के अंदर संसद से पास होना चाहिए और फिर 6 महीने तक होता है, ऐसे करके ये स्थिति बनती है। ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 की मैं बात कर रहा हूं, क्या यह संपूर्ण देश पर लगेगा या देश के किसी छोटे से भाग पर लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी 352, बोलिए। संपूर्ण देश पर, दोनों, ये दोनों होगा। इसे पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं, छोटे से हिस्से में भी। 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ये लगा हुआ रहा। 71 का भी लग गया, ये दोनों फिर वापस लिए गए थे। ठीक है, तो इसको छोटे से भाग में, ये 62 वाला चूंकि चीन की सीमा पर था, तो ये याद रखना। अब बताओ, राष्ट्रपति शासन क्या पूरे राज्य में लगेगा या राज्य के एक छोटे से हिस्से में लगा सकते हैं? सतना में लगा दें, भिंड में ना लगाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये पूरे राज्य में लगेगा। एक स्थिति बताता हूं मैं। बिहार में चारा खाया, नहीं बिहार में, हाँ बिहार में तो चारा खाया था, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो चारा स्कैम हुआ। उसके बाद बिहार में वो जेल चले गए, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती है, बिहार के हालात कुछ खराब हो गए, तो केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वाजपेयी जी ने राज्यपाल की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में लगा दिया 356। वाजपेयी जी की सरकार स्पष्ट बहुमत वाली नहीं थी, गठबंधन सरकार थी। लोकसभा में जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके वो बहुमत बनाए थे, लेकिन राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था। तो 356 में प्रोविजन है कि 2 महीने के अंदर अंदर संसद से पास कराओ। लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, इसलिए फिर से राबड़ी देवी की सरकार वापस आ गई थी। तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अगली बात ये आती है कि ये तीनों प्रकार के आपातकाल जो हैं, इनकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि गलत लगाया गया है तो फिर वहां से विड्रॉल करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण लेते हैं।
राम जन्मभूमि पर अवैध रूप से बनाई गई बाबरी मस्जिद के ढांचे को जब तोड़ा गया था कार सेवकों ने, तब 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। गुजरात में लगा दिया गया था, यूपी में लगाया गया था, एमपी में लगाया गया था और राजस्थान में लगाया गया था। एमपी में उस समय सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी। यूपी में ये घटना हुई थी, जो कार सेवक थे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, कई कार सेवकों की हत्या हुई थी। गुजरात में भी उस समय शायद बीजेपी की सरकार थी, वह यहाँ पर भी। तो चारों जगह लगा दिया। अब चारों जगह लगा दिया, ये लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये माना कि एमपी में जो लगाया गया है वो गलत, लेकिन तब तक फैसला आते आते उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए वो सरकार दोबारा से नहीं आई। ठीक है, आपातकाल तीनों ही जब लगते हैं तो उसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां हो जाती हैं राज्यों की तुलना में, इसलिए स्थिति को नियंत्रित किया जा सके ये बनाया गया। राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम जल्दी से उपराष्ट्रपति के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारा संविधान और संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं, तो 63 राष्ट्रपति के बारे में, 52 था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में कौन है? कौन? जगदीश दिग्गी राजा की गवर्नमेंट बन जाती है न्यू। 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे ना ममता जी से इनकी अनबन थी। ममता जी से तो खैर सभी की अनबन रहती ही है। जी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस वर्ड का विशेष अर्थ है पदेन सभापति, है ना। एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोलते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होगा, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः वहां सभापति बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। 65 इसमें लिखा है कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, यानी उसका निधन हो जाए या उसने रिजाइन कर दिया हो, तब उपराष्ट्रपति एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उसको समस्त शक्तियां अधिकार वही होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को देख लो, तो 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, इसका चुनाव वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि। ये जो विधि है ये राष्ट्रपति के लिए प्लस वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये विधि क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, शॉर्ट में समझ लो। मान ले अभी चुनाव जो होते हैं, चाहे लोकसभा के हों पंचायत के हों, कई सारे लोग जो चुनाव लड़ते हैं उन सबके नाम ईवीएम में आ जाते हैं और बस आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देते हो। जिसको दूसरों से एक भी वोट ज्यादा मिले वो विनर हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ मान लो कि 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 1 2 नहीं, ए बी सी और डी। तो अब वोट देने वाले व्यक्ति को इन चारों को वोट देना पड़ता है। तो वोट कैसे देगा, रैंकिंग। उसे जैसे वो बोलेगा कि मेरी पहली चॉइस है ए, दूसरी चॉइस है बी, तीसरी चॉइस है ये, ऐसे रैंकिंग देनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो सबको चाहता हूँ सारे ही जीत जाएं, तो उसका ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ 1-2 को दे दे बाकी को खाली छोड़ दे, तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो वो रैंकिंग जो देनी पड़ती है उस कारण से यहाँ ये सिस्टम अलग बन जाता है। प्लस वो चूंकि दूसरे लोगों के वोटों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारा सांसद या विधायक चूंकि जनता का प्रतिनिधि है तो एक तरीके से हमारा भी प्रतिनिधित्व करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन भाग लेगा इसमें, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य, तो इसमें संसद के सभी सदस्य आ जाएंगे, निर्वाचित भी आ जाएंगे, मनोनीत भी आ जाएंगे, है ना। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 35 रखी गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वे सारी योग्यताएं रखता हो जो कि राज्यसभा का सदस्य बनने में होती है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की थी और यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, प्लस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
फिर आते हैं कि उपराष्ट्रपति कब तक रहेगा, तो 5 वर्ष तक रहेगा, उसके पहले कभी भी रिजाइन कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजता है। उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं 5 साल से पहले, बट उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, सिर्फ महाभियोग न लिख के आगे शब्द जोड़ा है जैसी प्रक्रिया, इंग्लिश में यहां लिखा मिलेगा रिमूवल, और राष्ट्रपति के लिए लिखा मिलेगा इम्पीचमेंट। तो ये इम्पीचमेंट नहीं है ना, उस तरीके से इसको हटाते हैं। शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद है इलेक्शन रिलेटेड, तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। भारत के उपराष्ट्रपति की ये लिस्ट है, इसको रट लेना। इनमें से प्रश्न एमपीपीएससी में तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का भी पूछते हैं, बहुत लो लेवल का भी पूछते हैं, और ऐसे भी पूछते हैं जिनका कोई लेवल नहीं होता। मतलब ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं जिनको ये नहीं समझ पाता हूं कि आप उन व्यक्तियों से क्यों पूछ रहे हो जो प्रशासनिक अभ्यर्थी बनने जा रहा है। आखिर परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है? परीक्षा आयोजित इसलिए की जाती है कि जिस पद पर आप उन लोगों को नियुक्त करना चाहते हो, तो उस पद पर योग्य व्यक्ति चुना जाए, उसकी योग्यता का आकलन उस पद के अनुरूप होगा। लेकिन यहाँ कई बारी ऐसा होता है कि वह घर से बीवी से पिट के आया, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्वेश्चन लगा देता है, कुछ भी, है ना। ऐसा भी हो जाता है। कभी ऐसा लगता है घर में उसका प्ले ग्रुप में जाने वाले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उससे नहीं बना, वो ऑब्जेक्टिव में रख देता है कि पूछ लो, इनको पता होगा। अरे तुझे नहीं पता है, इनसे क्यों पूछ रहा है? ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप कर लेना। और यहां पर एक 14वां नाम जगदीश धनखड़, वो भी जोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं मंत्री परिषद पर। तो देखो, हमने राष्ट्रपति समाप्त कर दिया, मतलब राष्ट्रपति के जो थे, राष्ट्रपति तो अभी हैं, उस उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया। अब कहाँ आ जाते हैं? जल्दी से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर आ जाते हैं। लिखा नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। 2 आर्टिकल है मात्र, एक 74 है और दूसरा नंबर 75 है। तो 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, है ना, COM शॉर्ट में कह सकते, मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। अब यहां लिखा तो यह है कि सलाह और सहायता देगी, लेकिन वास्तव में सलाह और सहायता नहीं, एक तरीके से आदेश मान लो, क्योंकि क्या लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य है। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। अब राज्य का प्रमुख बोले तो राष्ट्रपति, राज्य मतलब और सरकार का प्रमुख बोले तो प्रधानमंत्री। 75 आर्टिकल क्या कहता है? मंत्री परिषद के बारे में बात करता है कि मंत्री परिषद कैसे बनेगी, कौन कौन होंगे। मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री पे बात करते हैं। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो, तो वो बहुमत प्राप्त जो दल है, वो बहुमत प्राप्त दल जिसे अपना नेता चुनेगा, उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। जैसे अभी 2024 में चुनाव होंगे, अब 2024 में चुनाव हुए, किसी एक पार्टी को बहुमत मिला और उसने अपना नेता चुना, तो उसे राष्ट्रपति। मान लो किसी को बहुमत नहीं मिला, तब तो गठबंधन बना सकते हैं। कुछ चुनाव से पहले बनते हैं, कुछ चुनाव के बाद बनते हैं। आज तो राजनीति स्वार्थों पर चलने वाली एक गतिविधि है, ठीक है। मैं एक उदाहरण और देता हूं कि जैसे सन 2004 चुनाव लड़ा गया, यूपीए और दूसरी ये कांग्रेस लीड गठबंधन था। अब इन्होंने अपना नेता किसे चुना? सोनिया गांधी को बनना था, लेकिन मनमोहन सिंह को बना दिया ना। आपका भी नाम अगर कोई ले दे पार्टी बहुमत प्राप्त दल, तो आप बन सकते हो, ठीक। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब प्रधानमंत्री से पूछ करके, यानी वो जिसे चाहेगा वो मंत्री बनेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो पहले संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो आया राम और गया राम, यानी चुनाव लड़ते हैं इस टिकट पर, दूसरी पार्टी लालच देती है कि हमारी पार्टी में आ जाओ,
तो वो उन्हें मंत्री बना देंगे, तो वो रात में कभी इस पार्टी में, सुबह की इस पार्टी में रहते थे, है ना। जैसे एक होता था खेल मंत्री और एक होता था कूद मंत्री, कूद के जो आया है उसे कूद मंत्री बना देते। बाद में फिर संसद में संशोधन किया गया संविधान में, और 91वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, तो इसके द्वारा मंत्रियों की संख्या अब सीमित कर दी गई। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब इसका भी तोड़ निकाल लिया, बोला ठीक है मंत्री बन के हम करेंगे क्या, पैसा ही तो कमाएंगे। बोला आप पैसे दे दो, हम रिजाइन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। खैर, सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। मंत्री परिषद, फिर यहां याद करना, ये पूछा जा सकता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद के किसी भी एक मंत्री के खिलाफ कोई प्रस्ताव आए और वो पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, या कोई एक मंत्री कोई विधेयक प्रस्तुत करे और वह पास ना हो, रिजेक्ट हो जाए, तो भी पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी एक मंत्री के कार्यों की जिम्मेदारी भी सभी की होती है। तो सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति, इसलिए लोकसभा में सदैव बहुमत बनाकर रखते हैं। ठीक है, अगर हम एक मंत्री की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति ना मिले तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसी भी मंत्री को उसका मंत्रालय बदल सकता है, उसको उसके पद से हटा भी सकता है, उसको कहीं चुनौती नहीं दे सकते। किसी मंत्री को उसके मंत्रालय से हटाया और वो चला जाए न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में नहीं है। लेकिन पता नहीं आजकल के जज हो सकता है इस मामले को भी सुनने लगे, नहीं हम तो सुनेंगे, तुम कौन होते। खैर, मंत्रियों को कौन सा विभाग, मंत्रालय, ये सब प्रधानमंत्री डिसाइड करते। अब सभी मंत्री कब तक अपने पद पर रहते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे और राष्ट्रपति तब तक चाहे जब तक प्रधानमंत्री चाहे, है ना। अब मंत्री कौन बन सकता है? तो इसके लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दें, ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का, तो हाँ, उसके लिए फिर उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की ले चाहे वो राज्यसभा की ले, तो फिर वो मंत्री रह सकता है। अब देखो, लोकसभा का सदस्य है, ओके, राज्यसभा का सदस्य है, ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मनोनीत सदस्य जो है वो भी अब प्राइम मिनिस्टर या मंत्री बन जाए। लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाएंगे, हम स्वयं तो नहीं चला पाएंगे, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, इतनी कर्टसी तो इनमें होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है कम से कम वह लोकसभा का मेंबर तो हो। क्यों कि कहीं से तो लोगों ने चुना, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने लोकसभा का मुंह तक नहीं देखा। ज्यादा दूर क्यों जाते हो, मिस्टर मनमोहन सिंह पर ही चलते हैं। ये 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे लेकिन एक भी बार लोकसभा के मेंबर नहीं बने। ये राज्यसभा के मेंबर और राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं और विधायक पार्टी की नीतियों से बंधे हुए होते हैं। नरसिम्हा राव लोकसभा मेंबर, इंदु कुमार गुजराल राज्यसभा, इंदिरा गांधी बनी थी लेकिन उन्होंने रिजाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो ये चीज, तो मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं, तो संविधान में इनके बनने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ लो। कैबिनेट यानी कि ये हो गया मंत्रिमंडल, और मंत्री परिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। संविधान में जो शब्द है वो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल था नहीं। इसे आर्टिकल 352 में 44वें संशोधन के द्वारा रखा गया। जब ये लिखा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी, तब ये शब्द आया। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और वरिष्ठ मंत्री आते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर, वरिष्ठ मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री,
संसदीय सचिव यानी सभी आ जाते हैं। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निश्चित की गई है 91वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा के 15% ऑफ लोकसभा। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये छोटा होता है साइज में और पावरफुल होता है। कंप्लीट है? कुछ डाउट है इसमें? अब राज्य मंत्री का दर्जा नहीं, राज्य मंत्री तो बनाए जाते हैं। अब दर्जा की जो आप बात कर रहे हो, जैसे हम उसकी बात करें नीति आयोग के, उनको वो 15% में नहीं आते, यहां अलग है। ऐसे तो कई सारे आयोग के चेयरमैन, उन्हें भी मंत्री का दर्जा दे दिया किसी को कैबिनेट, वो इसके अंतर्गत नहीं आते। भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे कौन नहीं रहे, ये लिस्ट जरूर आप देख लेना। इसमें कुछ कार्यवाहक भी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं, तो वो आपके देखने के, याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं भारत का महान्यायवादी। इन्हें हम कहाँ छोड़ लें, सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक महान्यायवादी होगा, अपॉइंटेड होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा, है ना। पूछा जाता है या पूछने वाला प्रश्न है कि भारत का पहला विधि ऑफिसर यानी विधि अधिकारी कौन है, पहला लीगल ऑफिसर कौन है, तो महान्यायवादी को बोलते हैं। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलते हैं। एक बात, कौन बन सकता है, इसकी योग्यता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। काम क्या करेगा, फंक्शंस क्या है, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य कार्य सौंपे जाते हैं। अब राष्ट्रपति ऐसा नहीं बोल सकता मेरी चाची के, मौसी के, ताऊ के लड़के को ले आना, विधिक कार्य देगा, वो उस पर अपनी राय देगा। अब वह अपने कर्तव्य के पालन में, यानी उसको जो कार्य सौंपे गए हैं उस कार्य के संबंध में वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी संसद की बैठकों में और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है। और भाग ही नहीं लेता है, बहस करता है, अपना ओपिनियन रखता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट देने का अधिकार मेंबर को मिला हुआ है। कब तक रहेगा अपने पद पर अटॉर्नी जनरल, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ये प्रसाद पर्यंत शब्द आ जाए, इसका मतलब है कि इसको कभी भी हटा भी सकते हैं, इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। तो विधि अधिकारी हो गया, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल 2 होते हैं, 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। अभी एमपी में कल पेपर में था कि ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर अब फाइनल हियरिंग हो रही है और डेली सुनवाई होगी। आज फिर नई खबर पढ़ो, आज आया है कि वो जो बेंच थी वह बेंच अब सुनवाई नहीं करेगी। एक वो आवेदन लगा दिया कि इन्होंने सुनने से मना किया था, अब नई बेंच बनेगी फिर सुनवाई करेगी। मतलब पूरा का पूरा धर्म में लटका के रखा है ना। एक तरफ उन्हें पड़ी है कि कब सब लैंगिकों का विवाह बंधन करा दें, वो इनके लिए इमरजेंसी हो गया है, और यहाँ बेचारे बेरोजगार नौजवान कहाँ अधेड़ होते जा रहे हैं, कब से लटका रखा है, इनको शर्म भी ना आती। चलो अब आ जाते हैं हम अपने संसद पर। ये कंप्लीट, फटाक से संसद को देखते हैं, पार्लियामेंट की बात कर देते हैं। तो संसद यानी कि आर्टिकल नंबर 79 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक संसद होगी, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, है ना। संसद किससे बनेगी? 3 संस्थाओं से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब तक ये 3 नहीं मिलेंगे तब तक संसद नहीं बनेगी। अब 80 की बात करते हैं। 80 में लिखा है अपर हाउस की, यानी राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें राज्यसभा की संरचना बताई गई है। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस या उच्च सदन। अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 250, 238 होंगे निर्वाचित यानी इलेक्टेड, और 12 सदस्य होंगे नॉमिनेटेड। वर्तमान में 245 हैं, इसमें से 233 निर्वाचित हैं इलेक्टेड, और 12 मनोनीत हैं। मनोनीत वाले ये 4 सेक्टर हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। खेल लिख दे कोई तो खेल को हटा देना, नहीं तो तुम्हारा खेल हो जाएगा, है ना। सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे, लेकिन वो कला के क्षेत्र से थे, प्लेयर हैं बट कला के क्षेत्र से लाए गए, ये याद रहेगा। अब ये इलेक्टेड मेंबर जो है उसका बंटवारा के वो केंद्र शासित प्रदेश से 4 और ये सारी सीटें दी गई हैं। आगे देखो राज्यसभा के बारे में, ये स्थायी सदन है यानी परमानेंट हाउस है, इसे कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते लोकसभा की तरह। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है,
लेकिन हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह नए आएंगे, है ना। ऐसे करके ये काम करता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भारत का नागरिक होना है और कम से कम 30 वर्ष की उम्र होना है, प्लस अलग से जो कानून बना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसका पालन करना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आम जनता के द्वारा नहीं होता है, वो विधायकों के द्वारा। जैसे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 11। तो ये 11 सदस्य मध्य प्रदेश के विधायक करते हैं ना, आम जनता इसमें भाग नहीं लेती है। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होगा, पदेन सभापति हो गया। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनते हैं। 80 में राज्यसभा थी, 81 में लोकसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। नाम है सिर्फ लोअर हाउस, शक्तियां इसके पास ज्यादा है। अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 545, बल्कि 543 ही मान लो, ठीक है। अब बाकी सीटें कहाँ गई? वहां पर भी नहीं थी, यहां पर भी नहीं थी, तो वो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाती है ना। लोकसभा और उसके सदस्य दोनों का कार्यकाल यहाँ 5 साल है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी, वो स्थायी था, परमानेंट था, लेकिन सदस्य 6 साल के लिए थे। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। सीटों की संख्या 2026 तक ये फिक्स किया गया है कि इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी तब फिर, ऐसा ये बार बार करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर फिक्स कर देते हैं। तो देखें क्या होता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर के पास विशेष शक्तियां होती हैं, है ना, कुछ दैवीय शक्तियां नहीं होती हैं। सदन के संबंध में विशेष स्पेशल पावर होते हैं कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो ये सिर्फ लोकसभा में ही रखे जाते हैं। बजट भी जो है ना, धन विधेयक भी, वो भी पहले लोकसभा में ही आता है। ज्वाइंट जो मीटिंग होती है तो ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। प्रोटेम स्पीकर पूछा गया है और शायद फिर पूछा जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जब नई लोकसभा के चुनाव होते हैं तो नई लोकसभा, अब सदस्यों को शपथ दिलाना, उसका स्पीकर, तो नई लोकसभा के गठन के बाद स्पीकर का चुनाव कराने तक ये प्रोटेम स्पीकर होता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो व्यवस्था ये की गई है कि जो भी सीनियर हो लोकसभा का उसे ये बना देते हैं ना। आयु से सीनियर नहीं मानते, कार्यकाल कई बार जो चुन के आया हो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। आज खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारी ये सारा का सारा पॉलिटी, मुक्ति पाओ। स्पीकर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। एक डिप्टी स्पीकर, एकमात्र ऐसा पद है लोकसभा का जो लोकसभा के भंग होने के बाद भी अपने पद पर रहता है। नई लोकसभा के गठित होने के एक दिन पहले तक ही रहता है ना। सामान्यतः स्पीकर जब वोटिंग होती है तो निष्पक्षता बनाए रखने की दृष्टि से वोट नहीं देता है, लेकिन मैच टाई हो गया हो, बराबर बराबर वोट हो, तो अपना डिसाइडिंग वोट दे सकता है। स्पीकर किसी भी विधेयक को, अगर वह धन विधेयक है या नहीं, सर्टिफाइड करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। अंतिम रूप से यही प्रमाणित करेगा। आधार वाला जो कानून बना, आधार विधेयक जो है, सुमित्रा महाजन उस समय स्पीकर थी, तो इसको राज्यसभा से पारित कराना था एनडीए को, लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तो इन्होंने इस पर लिख दिया था कि दिस इज मनी बिल सर्टिफाइड बाय स्पीकर। तो जब धन विधेयक अंतिम रूप से प्रमाणित कर देते हैं तो राज्यसभा फिर मजबूर हो जाती है 14 दिन के अंदर उस पर साइन करने के लिए। तो अंतिम रूप से यही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अब संसद की बात करें तो संसद में आता है लीडर ऑफ हाउस, सदन का नेता। तो सदन का नेता कैसा हो? अरविंद केजरीवाल जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, अरे मुकेश कटारे जैसा हो। सदन का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर हो। मनमोहन सिंह के समय सदन के नेता वो नहीं थे, सदन का नेता फिर बनाना पड़ा था। पहले प्रणब मुखर्जी थे,
फिर सुशील कुमार शिंदे, है ना। तो प्रधानमंत्री संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य नहीं है तो फिर वो नियुक्त कर। तो ये हो गया। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये महत्वपूर्ण पद होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्ष है, यानी सबसे विरोधी दल जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उसको बनाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% तो उसे मिली हो। तो 545 का 10% कितना हो जाता है? 54 ना। तो इस बार कोई भी नहीं था, पिछले बार भी कोई नहीं था, क्योंकि विपक्ष के पास इतनी सीटें भी नहीं थी। कुछ आर्टिकल है, 105 नंबर का आर्टिकल ये कहता है कि संसद, सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। संसद की चार दीवारी के अंदर वो कोई भी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हमें जैसे स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने वाक एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन हमारे ऊपर मानहानि का केस लग सकता है, हमारी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, बट इनको सीमित नहीं कर सकते। इसलिए तो वो किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, है ना। प्लस बहुत सारे विशेषाधिकार हैं कि इन्हें सदन की मीटिंग के पहले बाद में गिरफ्तार नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 107 ये किसी विधेयक के संबंध में विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया के बारे में बात करता है। समझ लो, थोड़ा सा पूछे जाने की संभावना तो कम है, बट फिर भी हमें समझ लेना चाहिए। देखो भाई, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, वो सदन में, किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लोकसभा में उन्हें प्रस्तुत करो, चाहे राज्यसभा में, दोनों से पास होना चाहिए। लेकिन धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएंगे पहले, जब लोकसभा पास कर देगी तब राज्यसभा में जाए। संसद का सत्र का अवसान हो जाता है, यानी सत्र यानी सेशन। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विधेयक समाप्त हो गए। जैसे बजट सत्र समाप्त हो गया, कोई विधेयक पास नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो विधेयक खत्म हो गया। वो विधेयक है, जब नया सत्र आएगा तब बात होगी, तब उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। अब ये समझना कि लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोकसभा अगर भंग होती है, तो अगर कोई विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है और लोकसभा हो गई भंग, तो वह विधेयक भी भंग हो गया, यानी नए सिरे से तैयारी करो। कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में चला गया और यहां विचाराधीन है, लोकसभा हो गई भंग, तो विधेयक भी हो गया भंग। कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है और वहां से पास होकर लोकसभा में आ गया है और लोकसभा भंग हो गई, तो भी भंग हो जाएगा। लेकिन यदि कोई विधेयक राज्यसभा में रखा गया है और लोकसभा भंग हो गई है, वो राज्यसभा में ही है, लोकसभा गया ही नहीं है, तो वो रहेगा, तो वो लैप्स नहीं होगा। याद करने का सीधा फंडा है, लोकसभा में टच नहीं होना चाहिए, और लोकसभा भंग होती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लोकसभा से टच हो गया है, लोकसभा भंग होती तो चला जाएगा, चाहे वो पहले आया हो या बाद में आया हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें। संयुक्त अधिवेशन के संबंध में मैंने बताया था कि कब बुला सकते हो, तो साधारण विधेयक की स्थिति में बुला सकते हो, इसके अलावा नहीं बुला सकते हो। ये स्थिति कब बनती है कि जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक रखा, पास होकर के राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि वो उसे पास कर देगी, पास कर देगी तो मैटर खत्म, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। दूसरा है कि राज्यसभा क्या करे, वो चाहती है कि मैं इसमें कुछ संशोधन करना है, तो वो अपने सुझाव दे सकती है। अब उसने सुझाव दिए तो सुझाव अब लोकसभा वालों के पास भी तो जाएंगे, भाई तुमने क्या सजेशन दिया है, तो वापस लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा वाले उन सजेशंस को देखेंगे। अगर लोकसभा वालों को लगता है कि ठीक है ये सजेशन मान लेना चाहिए, तो मान लेंगे, तो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम नहीं मानेंगे ये सजेशंस, तो दोनों के बीच टकराव हो गया। राज्यसभा अड़ी हुई है कि बिना सुझाव के आप पास नहीं करोगे, लोकसभा कहती है हम तुम्हारी तो एक बात भी नहीं मानेंगे, तो ये गतिरोध की स्थिति बन गई, डेडलॉक की स्थिति बन गई। तब ऐसी स्थिति में क्या करें, समस्या का समाधान क्या है? संयुक्त रूप से मीटिंग बुलाओ और फिर वोटिंग कराओ। तो एक ऐसी स्थिति में वोटिंग बुलाई जा सकती। ठीक। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि लोकसभा ने मान लो पास करके भेजा राज्यसभा में, राज्यसभा ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, हटाओ नहीं करना पास। राज्यसभा रिजेक्ट कर देगी तो भी बुलाया जाएगा, है ना।
ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि लोकसभा ने पास करके भेजा राज्यसभा को, भैया पास कर दो इसको, राज्यसभा वाले दे ही नहीं रहे ध्यान, ना तो पास कर रहे हैं ना सुझाव दे रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं, और तो 6 महीने का समय बीत जाता है, तब फिर उसे बुला सकते हैं। तो संयुक्त विधेयक सिर्फ साधारण, संयुक्त मीटिंग सिर्फ साधारण विधेयक की स्थिति में बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है। 108 दोनों की सम्मिलित रूप से क्या की जाती है, वोटिंग कराई जाएगी, जिसके पक्ष में यानी पारित के पक्ष में तो पास मान लिया जाएगा, अगर खारिज के पक्ष में तो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 109 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखो, पहले लोकसभा में प्रस्तुत करो, लोकसभा पास कर दे तो राज्यसभा में भेजो, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के अंदर उसे संशोधन दे सकती है, लेकिन संशोधनों को मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है, तो राज्यसभा की शक्तियां इसमें कुछ भी नहीं है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति भी शक्तियां रखता है कि वो वीटो पावर का यूज कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में कुछ नहीं कर सकता, 14 दिन के अंदर साइन करने ही पड़ेंगे। व्हाट इज धन विधेयक? धन विधेयक है क्या, मनी बिल है क्या? तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई विधेयक जिसमें कोई नया कर लगाने का प्रावधान हो, कोई नया टैक्स लगाने की बात की गई है, किसी टैक्स को हटाने की बात की गई है, या किसी टैक्स की रेट में चेंज किया जा रहा है, या कोई ऐसा खर्च जिसे भारत की संचित निधि पर भारित बनाया जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड पर उसे चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में शो कर रहे हैं, तो ऐसा विधेयक धन विधेयक होगा। अब धन विधेयक ऐसा सब भी नहीं है तो भी हो सकता है, हाँ लोकसभा का अध्यक्ष है ना, स्पीकर सर्टिफाइड करने के लिए कि ये धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक हो गया। 111 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, जो हम पहले समझ चुके हैं, तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक क्या बन गया, कानून बन गया, एक्ट बन गया। वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है आफ्टर रिकंसिडरेशन, चाहे चेंज करें या ना करें, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर साइन करने होते हैं। ये एक प्रकार का सस्पेंसिव वीटो है, और साधारण विधेयक पर ना हस्ताक्षर करे ना पुनर्विचार करे, उसे पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सब हो गया। अब संसद में जो विधेयक होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, अगर उनकी हम डिटेल प्रक्रिया पर जाना चाहें, वैसे तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। साधारण विधेयक के संबंध में क्या होता है, पहला होता है प्रथम वाचन, है ना। तो प्रथम वाचन में क्या करते हैं, तो इसमें मंत्री ला रहा है विधेयक, संसद का कोई सदस्य भी ला सकता है, तो सदन को पहले सूचना देते हैं, ठीक है। प्रस्तुत करते समय वो विधेयक का शीर्षक पढ़ते हैं कि इसकी ये हेडिंग है, जैसे बेवकूफ बनाओ योजना, ऐसी कोई विधेयक ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव लाते हो, बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं। इस समय ना कोई डिस्कशन होता है। अब उस विधेयक को गजट में पब्लिश कर दिया, राजपत्र में, ठीक है। यदि प्रस्तुत करने से पहले ही गजट में प्रस्तुत कर दिया है तो फिर उन्हें पूर्व अनुमति नहीं लेनी है, और अगर उन्होंने पब्लिश नहीं किया था तो पहले पूर्व अनुमति लो, बाद में आप पब्लिश करा दो। ये प्रथम वाचन एक सामान्य जानकारी है कि वो विधेयक हम रख रहे हैं, विधेयक का ये उद्देश्य है। जैसे अभी कल वनराव ठाकुर बोल रहे थे कि जो पायरेसी है ना, या कंटेंट है, मतलब पिक्चर और इन सब का, तो उसके संबंध में एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो अब वो विधेयक रखेंगे तो उसका एक उद्देश्य बता देंगे और बिल का नाम बता दिया, कोई डिस्कशन इस पर नहीं होगा। अब दूसरा वाचन जब होगा, सेकंड, यहां उस विधेयक के एक एक प्रावधान पर चर्चा की जाएगी विस्तार से, है ना। धाराएं, सेक्शन होंगे, इसके लिए साधारण बहस, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस विधेयक पर गहन विचार विमर्श के लिए समिति बनाई जाए तो समिति भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा वाचन होता है। तीसरे वाचन में क्या करते हैं, विधेयक पर वोटिंग कराई जाएगी। पहले चर्चा हो गई, डिटेल में उसका प्रारूप बन गया, अब वोटिंग है कि हाँ सदन स्वीकार करती है या नहीं करती है। यहां कोई संशोधन नहीं होगा, संशोधन सेकंड चरण में हो गया है। ये लोकसभा में अगर रखा गया था तो लोकसभा की प्रक्रिया है, राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा की प्रक्रिया है। किसी एक सदन में ये प्रक्रिया पारित हो जाएगी तो दूसरे में भेजी जाएगी। अब दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन उसे पारित भी कर सकता है, उसमें संशोधन करके वापस लौटा सकता है, दूसरा सदन, है ना, रिजेक्ट भी कर सकता है, और असीमित समय के लिए रोक सकता है। असीमित से मतलब 6 महीने तक। तो ये सामान्य विधायी प्रक्रिया है, एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी, मैं कल पूछूंगा। आर्टिकल नंबर 112 हमें मालूम ही है
कि बजट संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखवाएगा। आर्टिकल नंबर 114 इसमें क्या है, विनियोग विधेयक। ये वो विधेयक होता है जिसके पास किए बिना भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए विनियोग विधेयक आवश्यक है। 116 इसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। जब बजट रखा जाता है, मैंने बजट वाले में आपको बताया था विस्तार से कि बजट प्रस्तुत करते हैं तो बजट को पास होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और हमारा वित्तीय वर्ष जो है वो खत्म हो जाता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च से आगे तक, यानी ये अप्रैल मई तक चलता है, तो सरकार अपने खर्च कैसे चलाए, तो उसे एडवांस में कुछ पैसा जारी कर दिया जाता है, उसके लिए ये वोट ऑन अकाउंट पास कराते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयकों का प्रकार देख लो। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो है ये किसी भी सदन में इनकी शुरुआत हो सकती है। इनकी शुरुआत आप लोकसभा से भी कर सकते हो और राज्यसभा से भी कर सकते हो। फाइनेंस बिल या मनी बिल, वित्त विधेयक और धन विधेयक, ये शुरुआत इनकी लोकसभा से ही होगी। राज्यसभा की सीमित शक्तियां हैं, 14 दिन के अंदर उसे पास करना होता है, सुझाव देने होते हैं। दूसरी तरफ विधेयकों को हम ऐसे भी बांट सकते हैं कि सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल जब कोई मंत्री प्रस्तुत करे, और प्राइवेट बिल जब सांसद, मंत्री के अलावा सांसद। ठीक है, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 120। इसमें ये लिखा है कि संसदीय कार्यवाही हिंदी या इंग्लिश में होगी, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात कह सकता है। उनके पास इंटरप्रेटर भी रहते हैं, आपने देखा होगा हेडफोन जो लगाए रखते हैं, ट्रांसलेट करने के काम आता है। कोई बोल रहा है इंग्लिश और किसी को नहीं समझ में आती या किसी को हिंदी समझ नहीं आती, तो वो क्या करेगा, वह तुरंत वहां पर उसको सुनाई देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 123 अध्यादेश। ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब एक संसद के द्वारा बनाए कानून के जैसा ही प्रभाव रखता है। संसद का सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तब तो वो कानून बनाएगी। अचानक से कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई विशेष कानून की आवश्यकता है, तब क्या करेंगे, तब अध्यादेश लाएंगे, यानी राष्ट्रपति के आदेश से वह कानून लागू हो जाएगा। अब यह अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है, तो ये 6 महीने तक। लेकिन डिटेल में अगर हम बात करें कि जब संसद की मीटिंग समाप्त हुई तभी अध्यादेश आया। संसद की इस मीटिंग के समाप्त होने और नई मीटिंग की शुरुआत के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, संविधान में यह प्रावधान है। तो 6 महीने का समय तो ये हो गया। अब 6 महीने के बाद भी इंतजार करते हैं 6 सप्ताह तक कि संसद उस अध्यादेश को ही क्या पारित कर रही है। अगर वो पारित कर देती है तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो अधिकतम आयु किसी अध्यादेश की अगर हम बात करें तो 6 माह 6 सप्ताह होती है। सामान्य रूप से 6 माह लिख देते हैं। न्यूनतम आयु आज पास करो कल वापस ले लो, कल वापस भी तो ले सकते हैं। तो न्यूनतम आयु की कोई बात यहां पर नहीं होती है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। संसद की कुछ प्रमुख समितियां हैं, इनको भी जल्दी से देख लो, याद करना पड़ेगा आपको। संसद में कई प्रकार की समितियां होती हैं। कुछ होती हैं अस्थायी, अस्थायी को हम बोलते हैं एडॉक कमेटी। ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कमेटीज ऑन बिल, जैसे अभी बात की जा रही है ना, अडानी पर एक ज्वाइंट कमेटी जेपीसी बनाई जाए, तो ये अडानी के मुद्दे पर बनेगी, जांच करके खत्म हो जाएगी। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, कमेटीज ऑन द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, हिंदी इक्विवेलेंट कमेटी, तो ये विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, उस कार्य के पूरे होने पर समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ होती हैं स्थायी समितियां, इन्हें स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। ये स्थायी हैं, वर्ष भर कार्य करती रहती हैं, और इनमें जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग सांसदों, मतलब अलग अलग दलों से जो सांसद हैं उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। 3 प्रमुख समितियां हैं। पहली है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, दूसरी है लोक उपक्रम समिति, पीएसयू कमेटी, और तीसरी है लोक अकाउंट पब्लिक लोक लेखा समिति, पीएसी। तो प्राक्कलन समिति रट लेना, पूछी गई है फिर आएगा। ये कमेटी 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का एक भी मेंबर इसमें नहीं होता है।
कोई मंत्री किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, इसका कार्य है संगठन की दक्षता में सुधार लाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। पब्लिक एड में हम डिटेल में जा सकते हैं, यहां हम इतने में रोक सकते हैं। दूसरा आता है लोक उपक्रम कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकर। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। तो पीएसयूज की जांच करती है। और तीसरी आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। पहले सत्ता पक्ष का ही अध्यक्ष होता था, अब विपक्ष के व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। ये मुख्य रूप से जो सीएजी होता है, कैग होता है, उसकी रिपोर्ट पर जांच करती है, यानी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, उसकी ये जांच पड़ताल करती है। ओके, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? हमने कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद ये सब निपटा दिए, ये एक्ट निपटा दिए, संविधान सभा निपटा दी, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डीपीएस, स्पीच। अब सुप्रीम कोर्ट पर आ जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था पर आ जाते हैं, लास्ट में बचेगा संविधान संशोधन। तो कितनी बड़ी है पॉलिटी। अभी देखो चुटकियों में खत्म करते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल नंबर 124 ये कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 33 होंगे अन्य न्यायाधीश। इन सदस्यों की संख्या समय समय पर संशोधन करके बढ़ाई जाती है, घटाते तो खैर नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की व्यवस्था जो है, ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इसको लेकर एक केंद्र सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो बड़े बेबाक आजकल बोलते भी हैं और उनकी कई सारी बातें ठीक भी लगती हैं मुझे, मैं व्यक्तिगत बात करूं। इन्होंने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट वालों ने कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने स्वयं अपना एक सिस्टम बना लिया, जैसे कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी ये अब जिन लोगों को चाहते हैं गोपनीय रूप से उनको चुनते हैं। किस आधार पर चुनते हैं? कोई आधार नहीं बताता कि आपने इनका नाम क्यों चुना है। तो बस उन नामों को ये भेज देते हैं केंद्र सरकार को कि इन्हें बनाओ सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता का पूरा अभाव है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जजों के रिश्तेदार ही जज बन जाते हैं, है ना। अभी भी जो कई सारे जज हैं उनके वो सब बने थे। तो इस जब न्यायपालिका एक तरफ खुद हथौड़ा पीटती है कि पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर सरकार ने क्या किया, पारदर्शिता लाने के लिए संविधान में संशोधन किया और एक भारतीय न्यायिक आयोग बनाया। जैसे ही ये न्यायिक आयोग बना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, बोला ये तो संविधान के खिलाफ है। मतलब आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते, हम सब पे उंगली उठा सकते हैं मगर हम पे उंगली नहीं उठा सकते। हम ये भी कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे हो रही है, हम इसकी जांच तुरंत कर लेंगे। वहां आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एक नागरिक होने के नाते यहां पर भी तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। खैर, तो ये कॉलेजियम यानी इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वो नाम फाइनल करते हैं, बस वो नाम भेज देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से उनको नियुक्त करवाता है। हाँ, उन नामों को वो वापस भी कर सकती है। कई बार विवाद रहा, अभी एक सिफारिश भेजी थी, दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे थे, चीफ जस्टिस या कोई जज, एक समलैंगिक को 2 बार उसके नाम की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया कि उनका जो पार्टनर था वो पेरिस का है। ऐसे ऐसे तो ये चल रहा है। अब संविधान क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं क्या हैं? इसमें लिखा है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु हो और इन 3 में से कोई एक योग्यता उसके पास हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहे हो तो किसी हाई कोर्ट में, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज के रूप में काम किया, है ना। 5 साल आपने एज अ जस्टिस काम किया किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में। ये भी नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो। ये भी नहीं है तो
राष्ट्रपति की नजर में कानून का विद्वान हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। कब तक? 65 वर्ष की उम्र तक। उसके पहले रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, इन्हें हटाया भी जा सकता है। कैसे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, रिमूवल। तो रिमूवल वाला प्रोसेस तो पूछेंगे नहीं, बट होता क्या है, जैसे कि जब इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो क्या करते हैं, एक कमेटी बना देते हैं 3 लोगों की, है ना। एक इसमें अगर सीजेआई है तो सीजेआई के अलावा और अलग कोई अन्य है तो एक सीजेआई, एक पब्लिक उसमें से जो इसने अच्छा काम किया हो वकालत के क्षेत्र में, उसको, वो सब इसमें हम फ्री में नहीं ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति से शपथ लेता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट भी जरूर पढ़ लेना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि आप यहाँ पर उनके नाम याद करवा के क्या पाना चाह रहे हो। जैसे अभी पूछा गया था इनमें से कौन मुख्य सचिव रहे, कौन नहीं रहे, कौन राज्यपाल रहे, नहीं रहे, उन नामों से आप क्या, ये क्यों आप उसकी योग्यता का आकलन इन नामों की मेमोरी के याद पे करोगे। खैर वो पूछ लेते हैं तो क्या करेंगे। तो पहले सीजेआई हरिलाल जेकानिया थे और अभी जो है डीवाई चंद्रचूड़ बन गए। इस लिस्ट में नाम जो है ऐड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट 125 में था ये सब, 126 की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सीजेआई अगर नहीं है तो एक्टिंग सीजेआई, तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। 127 में यह प्रावधान है, अस्थायी जज मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर सकते हैं। 128 में उनके रिटायरमेंट संबंधी प्रावधान है कि रिटायर्ड जज को भी वहां पर रख सकता है। कौन रख सकता है? मुख्य न्यायाधीश। 129 सुप्रीम कोर्ट क्या है? रिकॉर्ड कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब एक तो उसकी सभी कार्यवाहियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि अगर किसी केस में, प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो उसी के रेफरेंस पर वैसी ही प्रकृति के प्रकरण में वही फैसला सुनाया जाएगा। तो ओबीसी को लेकर मैं एक उदाहरण देता हूं। जो पिटीशन लगी है मध्य प्रदेश में, अगर हम सभी आरक्षण को जोड़ें तो 73% रिजर्वेशन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 27 मिला दें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 50% से ज्यादा कोई आरक्षण नहीं होगा इंदिरा साहनी के मामले में। इसको लेकर महाराष्ट्र में जब मराठाओं को आरक्षण दिया था राजनीतिक रूप से 5%, तो वो भी खारिज हो गया। तो ये कैसे वैलिड होगा? या तो फिर इस वाले को रिवाइज कर दो, तो चल रहा है। तो समस्त कार्यवाहियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी ये बड़ी शक्ति है भैया। सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा है, ये किसी पे भी मार सकते हैं, है ना। हो सकता है जेन्युइन कारणों से भी मारे और हो सकता है पर्सनल ईगो से भी मारे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना का दंड दे सकते हैं, लेकिन अवमानना का दंड सुप्रीम कोर्ट जनरली देता नहीं है। जहां देना चाहिए वहां तो नहीं देता है। दे देना चाहिए, लोगों में डर तो हो सही बात के प्रति, है ना। तो नेक्स्ट 130 सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। इसके अलावा भारत के किसी अन्य क्षेत्र में इसकी स्थापना मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की सहमति से की जा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं, मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी मूल अधिकार शक्तियां, अपीलीय शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां और पुनर्विचार संबंधी शक्तियां। तो मूल अधिकार संबंधी शक्तियां यानी वो मामले जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। तो कौन से? भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में विवाद हो तो, ठीक है। दूसरा, एक तरफ भारत सरकार है, उसके साथ कोई राज्य है, और दूसरी तरफ कोई एक राज्य या कई राज्यों का समूह हो तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी विवाद हैं तो भी कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मूल अधिकार हैं, यानी इनकी शुरुआत हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से ही करेंगे। अपीलीय का मतलब होता है कि निचली अदालतों से होते हुए फिर आप बड़ी अदालत में जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जाते हो, लेकिन धीरे धीरे जाते हो। तो
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मैटर के रूप में, सिविल, क्रिमिनल, ये सब नीचे मैं आपको बता देता हूं। देखो, अपीलीय अधिकार, आर्टिकल 132 में इसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के बारे में ध्यान रखना, आर्टिकल 131 बोलता है, और अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट के 132 में लिखे हैं। अगर कोई केस है, प्रकरण है, और किसी हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाइड कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि इस केस में संवैधानिक व्याख्या का कोई प्रश्न छुपा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, एक बात, अगर सर्टिफाइड कर देता है तो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी किसी केस को अपने पास बुला लेता है, वो खुद लगता है कि हाँ इसमें संविधान की व्याख्या की जाएगी तो बुला सकता है। अगली स्थिति यह भी बनती है कि जब कोई प्रकरण जिला न्यायालय में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट ने क्या किया, उस प्रकरण को अपने पास बुला लिया, और बुला करके संबंधित व्यक्ति को फांसी की सजा भी सुना दी। मतलब हाई कोर्ट को क्या इंटरेस्ट था कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलने वाले प्रकरण को बुलाया भी और फांसी पे चढ़ाने की जल्दी थी क्या? तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मान लो कि कोई प्रकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, किसी व्यक्ति को बरी कर दिया। हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उस बरी दोष मुक्त व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, यानी पूरा का डिसीजन ही पलट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सिविल और ये क्रिमिनल केसेस की बात थी, और जो ऊपर वाला प्रश्न था ये संवैधानिक था, है ना। सलाहकारी अधिकार, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत ये अधिकार है कि वो किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति भी दी गई सलाह को मान सकता है या नहीं मान सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी निर्णय को फिर से पुनर्विचार भी कर सकता है। आर्टिकल 137 के अंतर्गत एक शब्द आता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है समझ लो, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रकरण फैसला सुना दिया है, अब वो पूरे केस को दोबारा से ओपन नहीं करेगा, कुछ सीमित लिमिटेड ग्राउंड पर सुनवाई करना, यानी लगता है कि कहीं कुछ त्रुटि है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, तो उसकी जब सुनवाई होती है तो उसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, है ना। याकूब मेनन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसको तो बचाने के लिए देश में 100 से ज्यादा पॉलिटिशियन, एक्टर, राजनेता, इवन बॉलीवुड के कई सारे ये जो नचने गाने वाले हैं वो सब लगे हुए थे कि इसकी सजा माफ कर दो। पता नहीं क्या रिलेशन था इनका। क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म यहां पर, है ना। सीएजी सिलेबस में नहीं है बट पढ़ लो, चूंकि संघ की कार्यपालिका के तहत आता है। आर्टिकल 148 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन है, नाम चेक कर लेना। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सैलरी वैलरी नहीं पूछी जाएगी, हटा सकते हैं, वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया। कार्य क्या है, तो ये भारत की लेखा और परीक्षा यानी अकाउंट और ऑडिट का काम करना। तो लोक वित्त का मुख्य संरक्षक है, यानी कि जो पैसा खर्च होता है, अब पैसा खर्च हुआ जैसे सड़क के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर या किसी अन्य मशीनरी के नाम पर, तो वास्तव में उसी के लिए खर्च कर रहे हो, दूसरे पर तो खर्च नहीं कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा तो नहीं मांगा जा रहा है। ये सब काम ये करता है ना। इसको इसके कार्य की स्वतंत्रता दी गई है, तो मनमाने ढंग से हटा नहीं सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट भी पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट 124 में था, स्टेट हाई कोर्ट यानी 214 में। इसमें प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। साथ ही ये भी लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। ये लिस्ट है आपके पास, तो इसमें मध्य प्रदेश वाला जरूर पढ़ लेना कि मध्य प्रदेश में कब बना, है ना। तो 1956 में बना। इसकी प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है, ठीक है। 25 अभी हाई कोर्ट बने हुए हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है, वैसे ही हाई कोर्ट भी क्या होते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय होते हैं। सभी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसको रेफरेंस के रूप में भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वही कॉलेजियम प्रणाली से। जज बनने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होने के साथ इन 3 में से कोई एक योग्यता रखता हो, यानी 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में जज के रूप में काम किया।
अथवा किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। ये वाली जो बात है ना हाई कोर्ट वाली, ये वहां पर भी लागू हो जाती थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विद्वान हो। यहाँ रिटायरमेंट की एज 62 साल है, उनकी थी 65। 62 के पहले भी हटा सकते हैं साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, है ना। शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति। और इनके अधिकार वही सारे अधिकार जो वहां पर लिखे थे ना। जनहित याचिका क्या होती है? तो ऐसी याचिका जिसमें आपका व्यक्तिगत नहीं कई सारे लोगों का हित जुड़ा हो, उसे कहते हैं जनहित याचिका, है ना। तो इसकी शुरुआत जो थी पीएन भगवती ने की हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक सामान्य पोस्ट कार्ड पर भी अगर कोई हमें अपनी पीड़ा लिखता है जिसमें ज़्यादा लोगों का हित है, तो उसे हम जनहित याचिका के रूप में ले सकते हैं। उसके लिए ना आपको फीस देनी पड़ती है, अपने आप से कोर्ट वह केस सुनने और उसकी सुनवाई करने लगता है। अब आते हैं लास्ट सिलेबस का टॉपिक है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संविधान में संशोधन जो है, इसी संविधान में भाग 20 में आर्टिकल 368 में लिखा है कि कैसे किए जा सकते हैं। 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत, और तीसरा होता है अति विशेष बहुमत। साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई भी जो लोकसभा या राज्यसभा है, तो लोकसभा या राज्यसभा के 50+1 यानी आधे से एक ज्यादा से उसे पास कर दो, संशोधन हो जाएगा। जैसे कोई नया राज्य बनाना है, तो नया राज्य मध्य प्रदेश से भिंड प्रदेश बनाना हो, तो एक विधेयक रखेंगे बस, और आधे से एक अधिक से अगर मतदान फेवर में आ गया, हो गया काम। तो ऐसे हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। वास्तव में इसे संविधान संशोधन नहीं कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि हाँ, संशोधन ऐसे होता है। विशेष बहुमत का मतलब थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कठिन प्रक्रिया से मतलब यह हुआ कि यहां पर उपस्थित और वोट देने वाले का 2/3। देखो ऐसा होता है, मैं आपको इसको थोड़ा उदाहरण देता हूं। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण विधेयक का मतलब था सदन की कुल संख्या को 2 से भाग दो, 1 जोड़ दो। जैसे कि लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, अब 545 में 2 से भाग दो और 1 जोड़ दो तो 273, ठीक है ना। अब संशोधन करने के लिए आपको 273 वोट चाहिए, संशोधन कर लो। राज्यसभा का निकालोगे तो 245 में 2 का भाग दो, 1 जोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब हम विशेष बहुमत निकालते हैं, तो विशेष बहुमत निकालने के लिए क्या करते हैं? विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि यहां हमें साधारण बहुमत भी निकालना होता है, और उस दिन कितने लोग उपस्थित थे और कितने लोगों ने वोट दिया, उसका 2/3 बहुमत भी निकालते हैं। समझना ये प्रोसेस में विद उदाहरण आपको बता रहा हूं कि साधारण बहुमत की गणना यानी सदन की कुल संख्या 2 से भाग दो, 1 जोड़ दो। जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545, 2 से भाग दिया, 1 जोड़ दिया, 273। ये लोकसभा का साधारण बहुमत है। यहां ये नहीं देखा जा रहा है कि कितने लोग उस दिन आए हैं, सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सदन का वास्तविक बहुमत से क्या अर्थ होता है? रियल मेजॉरिटी से क्या मतलब होता है? ये संशोधन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो, या एक्चुअल मेजॉरिटी। तो वास्तविक सदस्य संख्या को 2 से भाग दो और 1 जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोकसभा की 545 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन मान लो 2 या 3 सीटें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। खाली है मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया या निधन हो गया, तब एक्चुअल मेजॉरिटी कैसे काउंट करेंगे? सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्त पदों की संख्या, फिर 2 से भाग दोगे, 1 जोड़ोगे, है ना। जैसे 545 थी कुल सदस्य संख्या, 5 सीटें खाली थी तो 5 घटाओ, अब 540 में से फिर 2 से भाग दो, है ना। तो फिर यहां एक्चुअल मेजॉरिटी कितनी हो गई? 271। ये सरकार बनाने में काम आती है। वहां सरकार किसकी बनेगी? सरकार यहां साधारण बहुमत से नहीं बनता है, साधारण बनता है एक्चुअल मेजॉरिटी से। टोटल सीटों पर चुनाव कितने हैं, कितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है।
निरपेक्ष बहुमत की जब हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट बहुमत, तो यहाँ कुल सदस्य संख्या जो रहती है उसको 2 से भाग दे के 1, यानी ये साधारण बहुमति है। अब मैं विशेष बहुमत की बात कर रहा था कि विशेष बहुमत कैसे काउंट करते हैं, इसको ध्यान से समझना है ना। विशेष बहुमत, जैसे हम राज्यसभा का उदाहरण लेते हैं, कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब सदन में उपस्थित लोग कितने थे? 220। उस दिन जब कोई संशोधन कर रहे थे तब राज्यसभा में कितने लोग आए थे? तो मात्र 220 लोग आए थे। वोटिंग जब हुई तो वोटिंग में भाग लिया सिर्फ 219 लोगों ने। एक व्यक्ति था जरूर, बट उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है ना, ये आ रहा है ना समझ में आपको? तब क्या करेंगे? अब 2/3 बहुमत निकालते हैं। तो 2/3 बहुमत हम क्या लिखते हैं? उपस्थित और वोट देने वालों का। तो यहां उपस्थित का नहीं, वोट किसने दिया था? 219। 219 का 2/3 निकाला, वो आया 146। ये उपस्थित और वोट देने वाले का है। दूसरी तरफ अब क्या निकालेंगे? राज्यसभा का साधारण बहुमत निकालेंगे। तो साधारण बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या में 2 से भाग दो, 1 से भाग दो, कुल सदस्य संख्या 245, इसमें यानी 123। अब क्या करेंगे? 2 नंबर आए आपके सामने, एक आया 146 जो उपस्थित और वोट देने वालों का 2/3 था, और ये है साधारण। इन दोनों में करेंगे तुलना, कौन सा ज्यादा बड़ा है? तो 146 ज्यादा बड़ा है ना। तो अब राज्यसभा से आपको 146 लोगों का वोट चाहिए, तो ये होगा विशेष बहुमत। किसका? राज्यसभा। ऐसे ही लोकसभा का करोगे, तो लोकसभा में अब क्या करोगे? जैसे 545 है, 500 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, तो 500 का आप 2/3 निकालोगे, तो ये 333 हो जाता है। इधर 545 का साधारण 273 होता है, तो अब आपको इतनी सीटें चाहिए। मान लो एक काल्पनिक कि राज्यसभा में सिर्फ 200 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, तो इसका 2/3 निकालो, ये कितना हो जाएगा? 400 में 3 का भाग दो, लगभग 134। 134 और 273 में बड़ा कौन सा है? 273 ना, तब 273 वोट चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब होता है कि साधारण में और उपस्थित और वोट देने वालों में जो नंबर ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो दो तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करना हो, यानी कुछ विशेष परिवर्तन इस तरीके से। फिर एक और कठिन प्रक्रिया है संविधान में संशोधन की, उसे हम कहते हैं अति विशिष्ट बहुमत। इस अति विशिष्ट बहुमत में क्या होगा? इसमें 2/3 यानी विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल भी उस पर वोट करेंगे। जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करना हो तो इस प्रक्रिया को अपना। संविधान संशोधन में कभी भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। क्लियर हो गया ये? लास्ट में बची अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं, जल्दी से उन्हें देख लो। पहली अनुसूची, इसमें राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश? 8, 2 मिलके फिर 1 हो गया ना। दूसरी अनुसूची, इनके नाम लिखे हैं ना। दूसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों के बारे में। तीसरे में अलग अलग शपथ के फॉर्मेट दिए हैं। चौथे में अलग अलग राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन पूरे भारत के संबंध में। और छठवीं में सिर्फ 4 राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में SC/ST के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची। 8वीं में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। 9वीं अनुसूची ये बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, हटाया गया, फिर जोड़ा गया। तो पहले इसे 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, 9वीं नहीं, 9वीं तो एक ही बार जोड़ेगी, 10वीं के साथ था। अब ये 9वीं अनुसूची के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो विषय रख दिया उस पर न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषय को चुनौती दी जा सकती है यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो मांग की जाती है कि रिजर्वेशन को इसमें डाल लो।
तो फिर कोई भी न्यायालय नहीं सुनवाई करेगा, मगर न्यायालय सुनवाई करेगा। तो 9वीं अनुसूची समझ में आ गई। इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून रखे गए। 10वीं अनुसूची जो था ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। पहले ये जोड़ी गई थी, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया था 35वें संशोधन द्वारा, फिर इसको हटा दिया गया, फिर बाद में फिर जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले 29 प्रकार के कार्यों को दर्शाती है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दर्शाती है। 18 प्रकार के कार्य, ये 29 और 18 जरूर याद कर लेना। ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन, ये 74। सही है ना? खत्म। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर, ये भी याद कर लो। संसद में जो सत्र होते हैं तो कितने होते हैं, कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा कौन कितने हो सकते हैं और क्या होते हैं? तो ये लिखा हुआ है कि संसद के 2 सत्र के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप होगा। इसका मतलब है 1 साल में 2 सत्र होना कंपलसरी है। ठीक है। अब संसद के सत्र कितने हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ भी नहीं है। वर्तमान में सबसे पहला साल का जो सत्र होता है उसे हम बजट सत्र कहते हैं, फरवरी से मई के बीच चलता है। मॉनसून सत्र आएगा जुलाई से अगस्त के बीच चलता है। शीत सत्र आएगा नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। और विशेष सत्र जब जैसी आवश्यकता हो तब बुलाए जा सकते हैं। अधिकतम को इसको कम से कम 2 होंगे, अधिकतम को लेके कोई नियम नहीं है। प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो संसद की कार्यवाही का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। मंत्रियों से विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा प्रश्न जिसमें स्टार बना हो, तारांकित प्रश्न, इसका मतलब है मंत्री को उत्तर वहीं मौखिक देना होगा। मौखिक दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एक सदस्य 7 से 8 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा प्रश्न जिसमें तारा नहीं बना है, अतारांकित प्रश्न, उसका उत्तर मंत्री को लिखित में देना होता है। जब लिखित में देगा तो वहां सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा। और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस पर, यानी 10 दिन से भी कम समय की पूर्व सूचना पर। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो मंत्रियों को पहले ही भेजे जाते हैं, फिर मंत्री उससे संबंधित अधिकृत जानकारी मंगाता है। जैसे मान लो पूछा गया कि बताओ कितने किलोमीटर पीने के पानी की लाइनें बिछाई गई, तो वो पूरा रिकॉर्ड मंगवाएगा ना, किस जिले किस संभाग का है। तो इसलिए पहले से प्रश्न भेजा जाएगा, फिर संबंधित विभागों से पूरी जानकारी मंगाई जाती है। वो जानकारी सही होगी, अगर किसी ने गलत जानकारी दी तो ये विशेषाधिकार हनन होता है, उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। तो प्रश्नकाल समझ में आ गया। फिर एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं 0 आवर, शून्यकाल। ये भारतीय पद्धति है, यानी विश्व के किसी भी संसदीय इतिहास में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। शून्यकाल का जन्मदाता भारत है, शून्य का भी जन्मदाता भारत है ना, आर्यभट्ट। शून्यकाल जनरली जब 12 बजते हैं तो घड़ी में 00 हो जाता है ना, तो सामान्यतः 12 बजे से इसकी शुरुआत होती है। जैसे क्वेश्चन आवर जल्दी खत्म हो गया और अगली कार्यवाही के बीच में समय बचा हुआ है, तो यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के लोकहित के मुद्दों पर मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों को जानकारी उसकी नहीं है तो वह देने से मना भी कर सकता है, या सामान्य जानकारी दी जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। फायदा क्या? फायदा ये कि मंत्री से अचानक आपने कोई क्वेश्चन कराया तो कल को क्वेश्चन आवर में लगा सकते हो, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। फिर एक संसद में शब्द और आता है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा यानी ऐसा कोई प्रश्न जिसका उत्तर पहले दिया जा चुका है लेकिन वह पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, और यहां तारांकित गैर तारांकित अल्प सूचना के रूप में इस पर बात हो चुकी है, तो इस पर आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार को हो सकती है, सदन समाप्ति के लास्ट में, है ना। तो उसे उस 3 दिन पहले पूर्व लिखित सूचना देनी होती है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इसको फैसला करता है। लोक महत्व का है, इसके लिए चर्चा करते हैं। संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी आते हैं। वो प्रस्ताव में एक आया जिसे हम कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। काम करो प्रस्ताव होना चाहिए, बट ये तो हड़ताल हंगामा। तो काम रोको प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं, लोकसभा में आता है, यानी रूटीन कार्यवाही चल रही है उसको रोक करके चर्चा कराई जाए। जैसे हम देखते हैं ना अपने संसद में चर्चा किस पर करा रहे हैं कि हमारा फोन टेप हो रहा है, पेगासस आ गया है,
वो इस पर चर्चा नहीं कराते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज तक कोई पार्टी नहीं इस पर चर्चा करा रही। तो लोक महत्व के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है ना। तो 2.5 घंटे की चर्चा होती है। काम रोको प्रस्ताव, आप अपने उस काम को रोको और इस पर ध्यान दो। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं, ये भी लोकसभा में आएगा। काम रोको में पूरे सदन का ध्यान चाहते थे, यहां मंत्री का ध्यान खींचना चाहते हैं। ये भी भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है, 0 आवर और ध्यान आकर्षण। ठीक है, ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, सरकार के खिलाफ लेके आता है, सिर्फ लोकसभा में आता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को जाना पड़ेगा। ठीक है ना। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेके आता है, सिर्फ लोकसभा में आता है, ये पास नहीं हुआ तो सरकार को जाना पड़ेगा। ठीक है। निंदा प्रस्ताव, इसका कोई विशेष असर नहीं होता है। विपक्ष के द्वारा सरकार, मंत्री या मंत्रिपरिषद के कार्यों की निंदा करने के लिए इस्तीफा नहीं देना होता है। कट मोशंस बजट से संबंधित हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के लाते हैं। एक होता है नीतिगत कटौती, इसमें पूरी की पूरी नीति का विरोध करते हुए सिर्फ 1 रुपया दिया जाता है। मितव्ययिता, इसमें कुछ राशि कम कर ली जाती है। और सांकेतिक, इसमें सिर्फ 100 रुपए की कमी की जाती है। तीनों ही पास नहीं होते हैं। अगर हो गए पास तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव, जैसे हमने पढ़ा अभी, राष्ट्रपति नई लोकसभा के पहले सत्र को या साल के पहले सत्र को संबोधित करता है, उसमें सरकार की नीतियां बताता है। तो यहां पर क्या होता है कि इसमें पूर्ववर्ती सरकार की नीतियां, वर्तमान सरकार की नीतियां, ये सब सरकार बना के देती है। उसके बाद वोटिंग कराई जाती है, इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। वैसे ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस ही है। अल्पकालिक चर्चा, इसमें 2 घंटे की चर्चा होती है, साधारण महत्व के विषयों पर, है ना। संकल्प यानी वही प्रस्ताव से संबंधित है, उनकी बात नहीं करेंगे। हम विप की बात करेंगे। शब्द आता है विप। जब संसद में कोई विधेयक रखा जाता है तो वहां पर उसके पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग की जाएगी। अब राजनीतिक पार्टी का एक अधिकारी होता है, जैसे मुख्य सचेतक बोलते हैं, वो अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों को निर्देश देता है कि आप उसमें उसके पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग करेंगे। तो इसको विप कहते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आप अपने हिसाब से करना, आपको पसंद है तो फेवर में डालना, नहीं पसंद है तो रिजेक्ट कर देना, आप बाहर भी आ सकते हो। लेकिन उसने अगर आदेश दिया है, विप जारी की है, तो जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। री इलेक्शन दोबारा से चुनाव, बूथ कैप्चरिंग हो गई, फर्जी मतदान हो गया, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो गया तो उसको दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, वही कैंडिडेट रहेंगे, इसे री इलेक्शन। उपचुनाव, बाई इलेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब कोई सीट खाली हो जाए अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले, चाहे निधन हो गया हो, चाहे रिजाइन कर दिया हो, चाहे वो राष्ट्रपति बन गया हो, तब उसके जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है। मध्यावधि चुनाव, लोकसभा या विधानसभा ने अपना 5 साल पूरा किए बिना ही बीच में नष्ट हो गई तो फिर उसके चुनाव कराए जाते हैं, उन्हें मिड टर्म इलेक्शन। लैम डक सेशन क्या होता है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई बार नहीं चुन के आते उन्हें लैम डक सेशन कहते हैं। त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट, जब किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले लोकसभा में या विधानसभा में तो उसे बोलते हैं ना। संसद शब्द लोकसभा के लिए और विधानसभा यहाँ के लिए। गिलोटिन बजट से संबंधित है। अनुदान की मांगे होती हैं, 26 दिन का समय होता है जिस पर बहस करो, वोटिंग करो। ये मांग उस समय के अनुसार ना डिस्कस हो पाए ना वोटिंग हो पाए, तो एक साथ सारी मांगों पर वोटिंग कराना गिलोटिन होता है। कोरम, संसद की कोई भी कार्यवाही संचालन के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों, तो वो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है ना उसे कहते हैं कोरम, जो 10% होगी। लोकसभा की सदस्य संख्या का 10% और इधर कहाँ का, राज्यसभा में राज्यसभा। इसके बिना कार्यवाही को रोक देंगे, चलाएंगे नहीं। क्लियर है ये कुछ सब। अब प्रमुख संशोधन रटने हैं आपको, इनमें से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कुछ प्रमुख संशोधन है। पहला संशोधन प्रमुख तो नहीं है लेकिन याद कर लो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संशोधन जो है
इसमें 1956 में वो बना था ना, कौन सी आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में। तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे ना। 10वां संशोधन 1961, इसके द्वारा क्या किया गया था, पुर्तगालियों की अधीनता से दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में। 12वें में के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया। उसके बाद 13वां संशोधन नागालैंड में 371 ए लागू करता है, विशेष है नागालैंड के संबंध में। 14वें के द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। 18वां पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये बनाए गए। 21वां सिंधी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराता है, ठीक है ना। 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय में विशेष राज्य का दर्जा 371 बी संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन, यहां पर संसद क्या करती है, उसको ये संकल्प पारित किया गया था कि संसद को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसके बाद फिर 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ठीक है। 32वां संविधान संशोधन किया गया, आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष राज्य 371 डी। ये 371 ए बी डी जो मैंने आपको बताया ना, 13वां, क्योंकि एमपीपीएससी में एक बार जोड़ियां बनाने को दे दिया था, ये 371 ए बी डी और सामने राज्य लिखे थे, है ना। तो एक बार आया है, अब आने की संभावना नहीं है फिर भी। 35वां संशोधन हुआ था 1974 में, सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संशोधन किया, सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया, 10वीं अनुसूची हटा दी गई, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। 42वां संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर, इसमें कई प्रावधान थे, 59 प्रावधान थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता और अखंडता। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल, न्याय प्रशासन, ये राज्य सूची के विषय थे, इन्हें हटा करके संवर्ती सूची में डाल दिया। संवर्ती सूची में होने का अर्थ है कि इन पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 5 साल था बढ़ाकर 6 साल कर दिया। राष्ट्रपति को यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक है। संसद जो भी संशोधन करेगी, कोई भी न्यायालय उसमें सुनवाई नहीं कर सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रावधान किए गए थे, पूरे संविधान को तितर बितर कर दिया गया था। फिर 44वां संशोधन आया, उसने पुरानी स्थिति को लाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ छोड़ दिया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, विवेक अधिकार बना के छोड़ दिया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर घटा के 5 साल कर दिया। राष्ट्रपति को पहले ये बोला था ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी, इन्होंने ये कहा माननी तो पड़ेगी लेकिन एक बार पुनर्विचार कर सकते हो, लेकिन दूसरी बार में मानना आपको पड़ेगा, ठीक है। आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द था, इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। ऐसी सारी चीजें की गई। अगला है 48वां संशोधन, इसमें 356(5) में परिवर्तन किया गया था, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है ज्यादा समय नहीं बढ़ा सकते थे, तो लेकिन पंजाब में आतंकवाद का दौर था तो उसके संबंध में ये विशेष परिवर्तन। फिर ये 52वां संविधान संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची, दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जोड़ा जाता है कि अगर आप एक पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हो, जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आप सांसद या विधायक नहीं रहेंगे। निर्दलीय लड़ते हो और फिर किसी पार्टी में जुड़ जाते हो तो भी नहीं रहोगे, है ना, उससे संबंधित है। उसके बाद 53 मिजोरम को पूर्ण राज्य बना देता है, ये अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना देता है। 56वां संविधान संशोधन, गोवा केंद्र शासित प्रदेश था, अब उसे राज्य ले आता है। उसके बाद 61वां, ये महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया कि वोटिंग की एज 21 से घटा करके 18 कर दी, ठीक है। और 69th अमेंडमेंट 91 में हुआ था, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। 71वां संशोधन, 8वीं अनुसूची में पहले वो सिंधी जोड़ी गई थी, अब 3 भाषाएं, कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद नेपाली। अरे ये लोन वाले फिर परेशान कर रहे हैं, सुन लेता हूं मैं इनकी, ये तो बंद भी कर गया।
हाँ, कौन कौन सी 3 भाषाएं थी? ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 8वीं अनुसूची में। फिर 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है ना। पंचायती राज को कंपलसरी किया जाता है, पंचायती राज हमारे सिलेबस में, बट दूसरी यूनिट में। 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, स्थानीय नगर पालिकाओं या स्थानीय शासन को जोड़ा जाता है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि ये 91 की जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटें, यानी जो पहले 545 की गई थी वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आया और एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और डीपीएसपी में भी आर्टिकल 45 में ऐड किया गया। 91वां संविधान संशोधन, इसमें मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या थी ना, उसको सीमित किया जाता है कि लोकसभा में 15% से ज्यादा नहीं होगी, राज्य की विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और छोटे राज्य जो हैं वहां पर मंत्रियों की संख्या 12 निश्चित की गई। 92nd अमेंडमेंट किया गया, इसके द्वारा ये 4 भाषाएं फिर 8वीं अनुसूची में अपना स्थान पा लेती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। 103 संशोधन जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे देता है। 108वां संविधान संशोधन महिलाओं और लोकसभाओं इनके लिए विधानसभा में 33% आरक्षण संबंधी, ठीक है। और ये जो है ना, ये इतने वाले छोड़ना भी यहां से, इनको एक बार अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे ये तो ठीक है 124 में, और ये भी ठीक है, मगर मैं फिर भी एक बार इनको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, लास्ट के। अब बताओ इस पूरी व्यवस्था में कौन सा टॉपिक जो आपका नहीं हुआ है? इस पूरे यूनिट नंबर 6 में कौन सा टॉपिक है जो आपका इनकम्प्लीट है? भारत शासन अधिनियम 1919 35 के अलावा सारे के सारे एक्ट बता दिए, संविधान सभा, प्रस्तावना समितियां, उसके बाद फिर आपको मौलिक अधिकार, कर्तव्य, निर्देशक तत्व, उसके बाद कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सीएजी, न्यायपालिका हो गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई और प्रमुख संशोधन हो गए। कितना समय लगाया? तो श्रीमान ये पूरा का पूरा अब कर लेना है बुरी तरीके से, ठीक है। पॉलिटी हो गई समाप्त। कल जियोग्राफी चलेगी मैराथन रेस में, ओके। तो जियोग्राफी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि 21 मई तक कम से कम 3-4 बार दोहरा देना है।